गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लगातार हम फिर से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और उसके कारण इससे पहले जो डिस्कस किया था वो था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन की कैसे नेशनलिज्म को वहाँ पे राइजेस का ऐसे कौन कौन से फीचर्स है, ऐसे कौन से कॉज थे, कारण थे कि जिनकी वजह से वहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और जो वहाँ की जो भारतीय जनता थी वो ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश जितने भी कंपनी वहाँ पे स्टेबल थी उनके खिलाफ वो एक तरीके से मूवमेंट उनका स्टार्ट हो गया। तो आज दूसरा यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में कि राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और उसके कारण कौन से थे, राइजेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट एंड इट्स कॉजेज। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय का जो उल्लेख है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ किए जाने का एक विशेष कारण है। यद्यपि कांग्रेस का इतिहास का लेखक जो होते हैं वो पट्टाभी सितार मैया और कुछ अन्य लेखकों के इस विचार को तो ऐतिहासिक दृष्टि से स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कांग्रेस का इतिहास ही भारत का स्वतंत्रता के संघर्ष का इतिहास कहा जाता है। यानी कि जो फिलोसफर हैं, इंडियन फिलोसफर हैं, जो इंडियन लेखक हैं, जो पॉलिटिकल लेखक हैं, पॉलिटिक्स के जो मतलब वहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर करके लिखते हैं, तो वो प्रॉपर रूप से कांग्रेस के इतिहास, कांग्रेस एक जो आज यहाँ पे पार्टी है उसको उस समय की कांग्रेस नहीं बोलेंगे। आज की तो एक पर्टिकुलर पार्टी होगी, नेशनल पार्टी होगी, लेकिन कांग्रेस उस समय वहाँ पे एक मतलब यूनिटी की तरह काम करता था। एक कांग्रेस वहाँ पे पार्टी नहीं थी, एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक तरीके से कमीशंस, एक तरीके से समूह आप उसको मान सकते हैं वहाँ पे। तो वो इस तरीके से काम करता है। भारत की तरफ से वहाँ पे कांग्रेस था। इससे पहले भी बहुत सारे नाम हुए हैं, लेकिन वो नाम इतने ज़्यादा मतलब स्टैंडर्ड के नहीं थे, थोड़े लोकल वेव्स में थे, बोलने में अच्छे नहीं लगते थे। यानी कि कोई भी यूनिटी या समूह या ग्रुप्स, इंडियन ग्रुप या इंडियन, तो इस तरह के जो नाम थे वो दिए गए कि जो कांग्रेस रखो। कांग्रेस का मतलब ही होता है एक बड़ा सम्मेलन जहाँ पे लोग पॉजिटिव वेव्स में कुछ वेलफेयर के लिए वहाँ पे काम करते हैं। तो उस तरह का वो काम कांग्रेस के आधार पर वो यहाँ पे करना चाहते थे कि कैसे नाम आप एस्टेब्लिश किया जाए तो अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव हो। तो इसलिए उनका नाम वहाँ पे कांग्रेस रखा गया कि भारत की कांग्रेस समूह की तरह होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं 1800 स्वतंत्रता का संग्राम। देखिए बहुत जो फर्स्ट फीचर है राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का वो ये है कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, वो एक मेन कारण रहा है। तो 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। वह भारत में इतनी तीव्र गति से फैला कि उसने जन विद्रोह तथा भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप धारण कर लिया। यानी कि वो जो रिवॉल्ट था 1857 का, वो बहुत ही एक तरह से मिलिट्री रिवॉल्ट उसको बोला जा सकता है। तो बहुत बड़ा रिवॉल्ट था। यानी कि स्टार्टिंग जो थी 1857 से हम यहाँ पे छोटे से मूवमेंट को स्टार्ट कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन इसकी हकीकत ये भी है कि वहाँ पे कुछ जो 1857 का जो मूवमेंट था या स्वतंत्रता संग्राम जब स्टार्ट हुआ था, उसका जो मेन पॉइंट था कि वहाँ पे जो भी इस मूवमेंट को चला रहे थे वो अलग अलग, यानी भारत के अलग अलग हिस्सों में अपनी खुद की गद्दी को बचाने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। यानी कि जब उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो ये एक नेशनल लेवल का मूवमेंट नहीं था, ये देश के लिए नहीं लड़ा जा रहा था, बल्कि अपनी खुद की जो पर्टिकुलर जो एम्पायर है उसको बचा लड़ा जा रहा था। जो झांसी की रानी थी, वो जो लड़ रही थी, वो देश के लिए हम एक पॉजिटिव वे उसमें उसको दे सकते हैं, लेकिन वो किसके लिए लड़ रही थी? अपने खुद के साम्राज्य को बचाने के लिए लड़ रही थी। यानी कि हर जगह वहाँ पे खुद के साम्राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ा जा रहा था। तो एक तरीके का ये एक पहल हो सकती है। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक पहला फीचर्स है। एंड देन दूसरा है यहाँ पे राजनीतिक एकता की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। तो ब्रिटिश शासन से पहले भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। बहुत हद तक वहाँ पे पॉलिटिकल जो यूनिटी थी वहाँ पे देखने को ही नहीं मिलती थी। अलग अलग रूपों में लोग मतलब जातियों में बटे हुए थे, मतलब कास्टिसिज्म था वहाँ पे, लोग पार्टियों में बटे हुए थे, वहाँ पे अपनी अपनी पार्टी वहाँ पे चला रहे थे। अशोक और अकबर जैसे जो शासक थे वो यातायात के साधनों के अभाव और अपनी विकेंद्रीकृत जो शासन व्यवस्था थी उसके कारण भारत के में राजनीतिक एकता स्थापित करने में पूरी सफलता उनको नहीं मिली। लेकिन ब्रिटिश शासन का उद्देश्य, जो ब्रिटिश शासन का जो मेन टारगेट था वो भारत में राजनीतिक एकता उत्पन्न करना बिल्कुल नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि जो भारत के सम्राट है या भारत के जो भी शासक हैं वो ग्रो करें या कुछ इस तरह की यूनिटी वहाँ पे क्रिएट करें।
देन नेक्स्ट है यहाँ पे धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण, रिलीजन्स एंड सोशल रीजेनरेशन। तो भारत की पुनर्जागृति मुख्यतः आध्यात्मिक थी, बहुत ही स्पिरिचुअल थी वहाँ पे, तथा एक राष्ट्रीय करने के पहले इसने अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात किया। यानी कि बहुत सारे ऐसे मूवमेंट थे जो ब्रिटिश एम्पायर को स्टॉप करने से पहले चलाए गए थे। धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण, यानी कि वहाँ पे उन्होंने मेन कॉजेज़ देखे कि जो वहाँ पे डाउन हो रहा था हमारा खुद का जो सोसाइटी, हमारे खुद के जो रिलीजन्स डाउन हो रहे, उसमें उन्होंने कॉजेज़ देखे किस वजह से वो डाउन हो रहे थे। क्योंकि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ थी, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास, कर्मकांड, यानी कि लोग एक तरीके से एडवांस साइंटिफिक जो डायरेक्शन था वो वहाँ पे नहीं रखते थे। अपने ओपिनियन भी अगर रखते थे तो वो भी कुछ ना कुछ अंधविश्वासों में लिप्त थे। अवेयरनेस बहुत कम थी वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण, कि धर्म से रिलेटेड वो समाज को सुधारने का वहाँ पे काम किया जाए, तभी हम बहुत हद तक वहाँ पे इस तरह के जो आंदोलन है उनको एक बड़ा लेवल पर ले जा सकते हैं। इससे पहले वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यहाँ पे ऐतिहासिक अनुसंधान, यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च। जो ऐतिहासिक अनुसंधान ने भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय को गति प्रदान की। साहित्य, धर्म, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान सर विलियम जोन्स हो गए, मैक्स मूलर हो गए, जैकोबी हो गए आदि बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जो भारतीयों के सम्मुख ऐसा विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया जो किसी भी रूप में समकालीन यूरोपीय सभ्यताओं से कम नहीं है। यानी कि उन लोगों के लिए, उन इंडियंस के लिए उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को समझाया कि हमारी जो भारत की जो सभ्यता है, जो परंपरा है, जो हमारा कल्चर है, वो किसी से भी पुराना नहीं है, ना ही हम किसी से पीछे हैं, क्योंकि हमारा कल्चर जो हमारी सभ्यता है वो 5000 साल पुरानी सभ्यता में। तो वो ये मानी जाती है यहाँ पे। तो प्रॉपर रूप से ऐतिहासिक अनुसंधान, जो हिस्टोरिकल रिसर्च यहाँ पे किया जाता है, वो इस बात पे किया जाता है कि जो सभ्यता है उसकी हिस्ट्री हमें पता लगती है कि 5000 साल पहले जो ये पुरानी हमारी सभ्यता है। तो किसी भी सभ्यता से सबसे पुरानी सभ्यता भारत की सभ्यता मानी जाती है। इसलिए लोग मूवमेंट के लिए भी स्टार्ट हुए, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर क्या चाहता था, पूरी सभ्यता का वहाँ पे वो फिनिश करने वाला था, पूरी तरीके से विनाश की ओर ले जा रहा था। तो लोग वहाँ पे अवेयर हुए, उन्हें लगा कि मतलब जो हमारी सभ्यता है वो हर सभ्यता से पावरफुल है। रिसर्च वहाँ पे हुए, तो हिस्टोरिकल रिसर्च भी एक मेन कारण है। लोग अवेयर हुए अपनी सभ्यता को लेकर के, तो उनमें अवेयरनेस जागी, तो उन्होंने मूवमेंट के लिए एक तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे हर तरीके से, मतलब हर स्टेप बाय स्टेप जो नेशनल मूवमेंट है उनको एक तरीके से राइजेस किया। बहुत सारे कॉजेज़ थे, बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से प्रॉपर रूप से राष्ट्रीय आंदोलन को उदय का एक मात्र सहारा मिला। ये बहुत सारे कारण थे, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय जो हुआ था, एक मेन कारण ये भी था कि ब्रिटिश की जो कंपनियां थी उनको पूरी तरीके से फिनिश करना था। क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हमने बताया था कि किस वजह से वहाँ पे लोग अनसेटिस्फाई हो गए थे, क्योंकि प्रॉपर रूप से वहाँ पे क्या देखा गया, लोगों के खिलाफ जो वो अत्याचार करते थे ब्रिटिश एम्पायर। तो वहाँ पे प्रॉपर रूप से जो भारतीय जनता थी वो हर वर्ग में बहुत ज़्यादा टॉर्चर वहाँ पे फील कर रही थी, हर वर्ग में वो परेशान थी। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ एक तरीके से रियलाइज़ की कि किस तरीके से जो नेशनल मूवमेंट है उनको एक तरीके से, मतलब उनकी बढ़ोतरी होती चली गई। एक छोटे से इंडिविजुअल मूवमेंट से लेकर के बड़े से बड़े मूवमेंट वहाँ पे देखे गए। वो किस वजह से देखे गए, क्योंकि बहुत सारे रीजंस थी। अब रीजंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। भाई 1857 का स्वतंत्रता जो संग्राम था वो एक स्टार्टिंग हम उसको यहाँ पे रख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब जो मूवमेंट था उसको स्टार्ट किया गया। भले ही वो इंडिविजुअल तरीके से हुआ हो, यानी कि अपने साम्राज्य को बचाने के लिए हुआ हो, लेकिन फिर भी एक तरीके से वहाँ पे जो प्रॉपर ब्रिटिश एम्पायर था उसके अगेंस्ट वहाँ पे इंडियंस जो सिटीजन्स थे वो उतर रहे थे। भले ही वो अपने साम्राज्य को ही क्यों बचाने के लिए ना उतरे हों, लेकिन वो कम से कम फ्रीडम स्ट्रगल था वो वहाँ पे स्टार्ट हो चुका था।
तो धीरे धीरे एक तरीके से आपको एक इन्फॉर्मेशन भी अलग से यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि ब्रिटिश क्या था, जब जैसे ही मूवमेंट वहाँ पे मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला गया, और ये मूवमेंट आगे चलकर जैसे सत्याग्रह है या असहयोग आंदोलन का रूप इसने ले लिया, यानी कि मूवमेंट बड़ा होता चला गया। तो वहाँ पे जो ब्रिटिश के जो एम्पायर थे, जो ब्रिटिश के अधिकारी थे, वो इंटरनल रूप से बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब अफ्रेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उनका फियर जो था वो इंक्रीज़ होता चला गया, वो बढ़ता चला गया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जब एक तो इनकी पॉपुलेशन है काफ़ी हद तक, क्योंकि उस समय भी इंडिया में काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन थी, ब्रिटेन से तो ज़्यादा ही थी, और वहाँ पे वो लोग देखते थे कि कैसे मतलब इनकी यूनिटी बन रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं, तो मतलब हमारा कुछ ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे स्टेबल नहीं हो सकते हम। लेकिन फिर भी वो लगे रहे, वो डटे रहे। तो हर तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं राजनीतिक एकता की स्थापना का एक सबसे बड़ा रीज़न यही था कि उन्होंने जो अत्याचार था, जो टॉर्चर था वहाँ पे, वो इंडियंस के लिए वो कर रहे थे, जिसका मेन रिजल्ट ये निकला कि वहाँ पे जो मूवमेंट थे वो लगातार स्टार्ट हो रहे थे, इंडिविजुअल तरीके से, अलग तरीके से या यूनिटी में, बेसिकली वहाँ पे वो चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। और तो यहाँ पे हम देख सकते हैं धार्मिक और सामाजिक सामाजिक पुनर्जागरण हो रहा था, लोग जाग रहे थे धर्म में जो बहुत ज़्यादा मतलब डीप हो चुके थे, यानी कि वो स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसको वो फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि धर्म का एक अलग भी पार्ट होता है जो अंधविश्वास जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो लिप्त हो रहे थे, वहाँ से वो लोग बाहर ग्रो अप हो रहे थे। वो देख रहे थे कि कैसे हमारे ही जो मतलब जो बुराइयां हैं हमारी सोसाइटी में, उनका फ़ायदा एक ब्रिटिश एम्पायर उठा रहा है। वो अपनी क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, वो बता रहा है कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है। ये कैसे हो गया? तो फिर उन्होंने मतलब एक तरीके से उन्हें बहुत ज़्यादा सिखाया गया, उन्हें बताया गया कि हमारा धर्म बहुत पुराना है, एक सनातन धर्म है, और यहाँ पे हिंदू भी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे नंबर्स बहुत ज़्यादा थे। तो उन्हें ये समझाया गया कि तुम्हारे जो कर्मकांड है अंधविश्वास से बाहर निकलो, जो तुम प्रथाएं फॉलो करते हैं उसको तोड़ दो, अदरवाइज़ ये प्रथाएं, ये कर्मकांड, ये अंधविश्वास आपको पूरी तरीके से फिनिश कर देगा, और यहाँ पे प्रॉपर रूप से एक ब्रिटिश एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे उन लोगों को समझाया गया। तो धीरे धीरे जिस तरीके से लोगों का मतलब यहाँ पे यूनिटी बनती चली गई, एक इंडिविजुअल तरीके से जो मोमेंट स्टार्ट थे, धीरे धीरे आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे, आप क्लास में पढ़ोगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो मोमेंट है वो बड़ा होता चला गया, और वहाँ पे गांधीज़म भी पढ़ा जाता है, गांधीवाद भी पढ़ा जाता है, गांधी के द्वारा जो गांधी जी के द्वारा वहाँ पे मूवमेंट कराए गए थे वो भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि प्रॉपर रूप से जो छोटे 1857 से स्टार्ट हो गया था और 1947 तक नॉन स्टॉप तरीके से वहाँ पे मूवमेंट चले, बीच में रुके लेकिन फिर स्टार्ट हो गए। रुकने का तो मेन रीज़न ये था कि वहाँ पे प्रॉपर रूप से वो फिनिश नहीं हुए थे, वहाँ पे कुछ समय के लिए उनको एक स्थगित कर दिया गया था। स्थगित का मतलब वहाँ पे कुछ समय के लिए उनको रोक दिया गया था, लेकिन एक टाइम के बाद उनको फिर से स्टार्ट कर किया गया था, क्योंकि जो मेन टारगेट था वो था सेल्फ गवर्नमेंट और अब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंसी, जहाँ पे हमारी खुद की सरकार हो। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत अप डाउन वहाँ पे फेस करने पड़ते, लेकिन फाइनली 1947 में जाते जाते हम लोगों ने उन मूवमेंट के जो हमारा रिजल्ट ये निकला कि हम प्रॉपर रूप से इंडिपेंडेंट हो गए। तो इस तरीके से हम इस पूरे लेक्चर को धीरे धीरे इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जितने भी लेक्चर होंगे वो हम आपको यहीं पे इसी तरीके से डिस्कस करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।